तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीट्यूड एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके पहले आपने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट देखे हैं, हीटिंग इफेक्ट देखा है। ठीक है, कि जहां से करंट पास होगा वहां पे हीट होगा, ये हमने देखा है ना। इसका एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आज पूरा खत्म करने वाले हैं वन शॉट में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सबसे पहले है ना मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेट हमको पता है कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या अदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमको पता है सर, है ना। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। इनको क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। और इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती है, साउथ पे। नॉर्थ से निकली कहां जाएगी, साउथ पे। इस तरीके से नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे एंटर करेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी उतनी साउथ पे जाएगी। चलो देखो, अब मैग्नेट के बारे में हम सभी जानते हैं कि सर मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है। किसको किसको अट्रैक्ट करता है सर, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन सब चीजों को अट्रैक्ट करता है, अदर मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसमें फोर्स क्रिएट करेगा। तो क्या हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बना सकते हैं, मतलब क्या हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एक और एप्लीकेशन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जहां जहां सर करंट होगा वहां वहां हीट होगा, है ना। वैसे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सर, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी, जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो जहां करंट होगा सर वहां हीट तो होगा ही, साथ में और क्या होगा, और क्या होगा साथ में सर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और ये हमको ऑरेस्टेड बता चुके हैं ऑलरेडी। जैसे यहां पे आप एक डायग्राम देख रहे हो कि सर हमने क्या लिया, एक आयरन नेल ले लिया, है ना। इस आयरन नेल पे हमने एक वायर को लगा दिया और इस वायर से क्या पास कर दिया हमने, करंट। देख रहे हो आपने सोर्स लगाया हुआ है, बैटरी लगा दी है उसने। तो जैसे ही आप इसमें से करंट पास करेंगे तो ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इस पे छोटी छोटी पिन अगर लगाओगे, यहां पे अगर मैं छोटी छोटी पिन लगाऊंगा तो ये पिन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो, मैग्नेट के पास क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो है ना उसके आसपास होगा। बताया मैंने अभी, मैग्नेट के पास क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो क्या होगा सर, उसके आसपास स्पेस में होगा सर। हमको दिखेगा क्या, नहीं, पर हम उसको देख भी सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे सर, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो उसके आसपास का स्पेस है, ठीक है, जिसमें वो फोर्स लगाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो फोर्स लगा रहा है। जैसे अगर आप एक आयरन को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्या, नहीं सर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उस आयरन को यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहां पे जिस स्पेस में वो है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जहां जहां वो फोर्स लगा रहा है वहां वहां क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। अब सर क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो, अब अगर एक्सपेरिमेंट करें, हम लोग क्या ले लें सर, एक मैग्नेट ले लेते हैं। उस मैग्नेट के ऊपर हमने मैग्नेट सपोज यहां पे लिया है, ठीक है, मैग्नेट यहां पे लगा दिया, हमने चिपका दिया, और ये कार्डबोर्ड है, सपोज ये कार्डबोर्ड है, ऊपर में क्या है, कार्डबोर्ड।
इसके नीचे सर आपने मैग्नेट को चिपका दिया। अब क्या करो, आप इस पे मैग्नेटिक सॉरी आयरन की जो फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसेस, ठीक है, वो ऐसे इस पे स्प्रेड कर दो, ठीक है। और जब आप इसको टैप करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसमें आयरन की जो फिलिंग्स है वो ऊपर से स्प्रेड कर दी, और जब आपने इसको टैप किया ना, तो उस टैपिंग से क्या होगा, वो जो आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, वो किसका शेप लेगी, वो सर शेप लेगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका शेप लेगी वो, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का शेप दिखाई देगा, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड का शेप दिखाई देगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकल रही है, नॉर्थ से, और कहां जा रही है, साउथ पे। ये आपको इसका शेप दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये शेप दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अच्छा सर ये तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का शेप दिखा रही है ना, वो बराबर जो है मैग्नेटिक फील्ड का शेप लेगी बेटा, मतलब नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी, साउथ पे। सर शेप क्यों ले पा रही है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे जो सभी आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो सर जब इस पे अट्रैक्ट हो जाएगी तो इसी पे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, है ना। सर यहाँ पे इसके बीच में जो गैप है वहां पे आयरन फिलिंग्स नहीं होंगी क्या, वहां पे भी होंगी, लेकिन जब हम उसको टैप करेंगे, हल्की सर टैपिंग भी तो करेंगे, तो टैपिंग करेंगे तो ये यहाँ पे वापस से आयरन फिलिंग उड़ेगी, है ना, और कहाँ आके गिरेगी सर, इस मैग्नेटिक फील्ड पे आके गिरेगी। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड पे आके गिरी तो इसको चिपक जाएगी। अब जब वापस टैप करोगे तो क्या वो आयरन फीलिंग ऊपर जाएगी क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड पे चिपकी है, कि नहीं, नहीं जाएगी सर। हाँ, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं है वो वापस से उड़ेगी, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पे गिरी तो वहां पे चिपक जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी आयरन फिलिंग्स, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड पे चिपकी हुई दिखाई देगी, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा इस एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। तो हम आयरन फिलिंग्स को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं। सर इससे तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का शेप देख सकते हैं, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें हम सर मैग्नेटिक निडल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल से क्या करेंगे हम लोग, सपोज मैंने मैग्नेटिक निडल लिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक निडल ये ऐसा होता है कि हल्की से मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगा, और मैग्नेटिक निडल का ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ होता है, और ये पोर्शन क्या होता है, साउथ। ये आपके कंपास में भी होता है, कंपास मतलब मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है कंपास करके, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक निडल होता है जो आपको ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। तो जब आप इस मैग्नेटिक निडल को यहां पर रखेंगे, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, तो सपोज अगर मैंने इसको उठा के यहां से यहां पर रख दिया, तो आप देखेंगे ये अपने आप ऐसा शेप ले लेगा। कैसा ले लेगा सर, ये ऐसा, यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा, साउथ, क्योंकि इसका जो साउथ है नॉर्थ को अट्रैक्ट होगा। ये तो हमको पता ही है सर कि मैग्नेटिक पोल्स, है ना, मैग्नेटिक पोल्स की जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कि सर सेम पोल रिपेल करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है, साउथ और साउथ क्या करेंगे, रिपेल, पर नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। इसीलिए अगर आप इसको कैसा भी रखोगे ये अपने आप ऐसा शेप लेगा, साउथ नॉर्थ को चिपकेगा, ठीक है। और फिर अगर मैंने एक और निडल यहां पर रखा तो उसका भी सेम, सर नॉर्थ यहां, साउथ यहां, तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, तो इस तरीके से हमको डायरेक्शन दिखाई दे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेटिक निडल। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, देखो मैग्नेटिक निडल यूज करके, है ना, यहाँ पे पूरा शेप दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एट द एंड हमको ये पता चल रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है, जो डायरेक्शन है, वो इस तरीके से, ये सर नॉर्थ, ये साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी, साउथ पे। तो इस तरीके का शेप हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया है। आयरन फिलिंग से हमने इसका पूरा शेप देख लिया सर, और मैग्नेटिक निडल से हमने क्या देख लिया, इसकी डायरेक्शन देख ली, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड्स एट अ साउथ पोल, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है सर कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और कहां जाती है, साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट,
magnetic field lines comes closer to one another near the poles, but they are widely separated at other places. तो जब ये नॉर्थ से निकलेगी ना तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड पास पास होगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड पास पास होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, वहां पे उसका फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं इतना एरिया ले लिया, तो मैंने अगर इतना एरिया ले लिया, ठीक है, तो इस एरिया में आप देखो कि सर यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा, लेकिन मैंने सेम सर्कल अगर यहां ड्रॉ किया सेम एरिया का, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, हम बोलेंगे नहीं सर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है सर, ये नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सर पोल्स पे है ना, ये पास पास होगी, और जैसे पोल से दूर जाएगी सर, तो ये थोड़ा दूर दूर हो जाएगी सर, और जब फिर से पोल्स पे आएगी तो पास पास होगी सर। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना, वन अनदर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे मीट करेगी क्या, इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। क्या है सर पहली प्रॉपर्टी ये है सर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, साउथ पे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सर पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास पास रहेगी, और जैसे ही ये पोल से निकलेगी नॉर्थ से, ठीक है, तो दूर दूर होगी, और जैसे साउथ में आएगी फिर पास पास हो जाएगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास पास होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी सर, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। थर्ड है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आया, क्लियर है सभी को। तो सर कहीं पे भी इंटरसेक्शन होगा क्या, सर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ है ना, ये खुद भी एक मैग्नेट है। जैसे अब हमको अगर पता करना है कि सर मेरे पास जो सब्सटेंस है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। अब मुझे इसका नॉर्थ और साउथ पोल नहीं पता, पता है क्या, नहीं, तो क्या करना है, सिंपली एक थ्रेड लेना है, इसको बांध देना है, इसको लटका देना है, और लटका के ना ये जो है इसका जो घुमा के छोड़ दो। ठीक है, तो ये घूमते घूमते क्या होगा, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ गया तो हमको पता चल गया कि सर जो अर्थ के नॉर्थ में आया है वो नॉर्थ पोल है, जो अर्थ के साउथ में आया है वो साउथ पोल है, जो अर्थ के नॉर्थ में आया वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ में आया वो साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा भी आप सोच सकते हो सर ये तो बाई चांस हुआ होगा, तो फिर से घुमाओ, फिर से जब आप घुमाओगे ना तो इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल में ही आएगा, और साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल में जाएगा। तो इससे हमें मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पता चल जाएगा। देखो अगर आपको मैग्नेट का नॉर्थ साउथ नहीं भी पता है तो सिंपल सा आपको एक थ्रेड लेना है, उसको बांध देना है, उसको लटका के घुमा देना है। ठीक है, तो वो घूमते घूमते है ना अर्थ के नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करेगा। तो जो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा ना वो क्या होगा, मैग्नेट का नॉर्थ, और जो अर्थ के साउथ पोल को इंडिकेट करेगा वो क्या होगा, मैग्नेट का साउथ। सर ये कैसे सर, तो अर्थ ये खुद एक मैग्नेट है ना, अर्थ के पास भी क्या होती है सर, मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि अर्थ का जो 1/5 पोर्शन है सेंटर का, है ना, अर्थ का सेंटर का जो 1/5 पोर्शन है ना वो खुद भी एक मैग्नेट है। इसीलिए ये किसी भी मैग्नेट को क्या करेगा, अपने नॉर्थ और साउथ पर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। लेकिन सर अगर है ना ये खुद एक मैग्नेट है तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ का साउथ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये तो सर उल्टा हो गया। अर्थ का जो नॉर्थ हो सर साउथ को अट्रैक्ट करना चाहिए, है ना, बराबर। तो फिर से सुनना आप, देखो अगर बेटा ये अर्थ है तो इसका जो 1/5 पोर्शन है ये क्या है, मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट। अब सर ये मैग्नेट बना कैसे, तो मैंने क्या बताया कि सर जहां पे करंट होगा, जहां पे क्या होगा करंट, वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे सर करंट होगा वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो पोर्शन क्या बनेगा सर, मैग्नेट बनेगा। क्लियर है, समझ में आया, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, अब सर अर्थ के पास करंट कहां से आया, तो अर्थ के कोर में बहुत सारे लिक्विड फ्लो हो रहे हैं,
है ना, वाटर फ्लो हो रहा है सर, लावा फ्लो हो रहा है। जब लिक्विड फ्लो होते हैं ना तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से चार्ज आयंस जनरेट होते हैं, और जो आयंस जनरेट होंगे, ठीक है, तो आयंस के फ्लो के वजह से, उस चार्ज के फ्लो के वजह से सर अर्थ के कोर में करंट भी आएगा। और हमने ये पढ़ा है कि अगर अर्थ के कोर में करंट आ गया, अर्थ के पास करंट आ गया, है ना, मतलब वहां पे क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्लियर है? इसीलिए अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है, अर्थ को खुद भी एक मैग्नेट बोला गया है, इसीलिए तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो अर्थ मैग्नेट कैसे बना सर? क्योंकि अर्थ के अंदर कोर्स में बहुत सारे लिक्विड फ्लो हो रहे हैं, और उस लिक्विड के फ्लो के वजह से, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से आयंस जनरेट हो रहा है, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की वजह से वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है सर, ये तो क्लियर है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब आप सर ये तो समझ में आ गया सर अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। पर अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है सर? अर्थ का जो नॉर्थ है ये मैग्नेट के नॉर्थ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? देखो फिर से मैं ये बोला कि अर्थ का नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है सर, ये कैसे? क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ है ना बेटा, ये एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ, और अर्थ का जो साउथ है ना बेटा, वो एक्चुअल में क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, इसीलिए अर्थ का जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये नॉर्थ है ही नहीं, ये ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ है, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। सेम सर अर्थ का जो साउथ है, साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ का जो साउथ है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। समझ में आया? और अर्थ अर्थ का जो सेंटर जो मैग्नेट है बेटा, ठीक है, वो एक्चुअल में 15 डिग्री से इंक्लाइंड है। मतलब जो एक्चुअल जो नॉर्थ होगा वो इस साइड होगा, नॉर्थ और साउथ, है ना, और उसके एक्चुअल नॉर्थ साउथ से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 15 डिग्री। कितना है, 15 डिग्री। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब देखो ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओरेस्टेड ने ये किया कि सर उसने एक वायर ले लिया, सपोज ये वायर ले लिया, और इसमें से करंट पास किया। क्या पास किया बेटा, करंट। अब ये करंट जा रहा है सर इस वायर में, इस वायर में क्या पास हो रहा है, करंट। और यहां पे रख दिया सर उसने एक मैग्नेटिक निडल। तो जैसे ही करंट पास होगा ना सर, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है सर? मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा बताओ मैग्नेटिक निडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो मैग्नेटिक निडल को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। क्लियर? तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे सर? यहाँ पे तो हमने करंट प्रोड्यूस किया है ना। तो ओरेस्टेड ने ये बताया कि जहां पे करंट होगा वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसीलिए डिफ्लेक्ट हुआ। जैसे ही इसका स्विच ऑफ कर दिया गया तो ये वापस ऐसे आ गई, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, खत्म। फिर ऑन किया, फिर डिफ्लेक्ट हो गई सर। क्लियर है? अच्छा जब हमने इसकी डायरेक्शन घुमा दी सर, अब करंट इस साइड से नहीं भेजा, अब इसको बैटरी को उल्टा लगा दिया सर, करंट इस साइड से गया। जब करंट इस साइड से गया ना तो इसका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट साइड हुआ। इसका मतलब जब करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है सर, करंट की वजह से, है ना। इसी को हमने बोला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? समझ में आया? तो जहां पे सर करंट होगा वहां पे कौन होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप के लिए पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। ठीक है, अगर हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट पास कर दिया सर, क्या पास कर दिया, करंट। ठीक है, देखो यहां पे सर अगर हमने करंट पास कर दिया, देखो ये वायर, ये वायर है बेटा, ये वायर, और इसमें करंट पास हो रहा है। करंट कहाँ जा रहा है सर,
प्लस से माइनस। तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। किससे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल है ना, वो ये बताता है कि सर अगर आपको किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में है ना उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करो, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में क्या करो, अपना थंब रखो। तो ये जो कर्ल फिंगर है ना, ये कर्ल फिंगर आपको देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी को हम बोलते हैं सर राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? जैसे सर ये जा रहा है कंडक्टर में करंट, तो इमेजिन करो करंट कैसे जा रहा है, ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी सर? ऐसी, यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएगी। तो करंट, तो सर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी सर, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। और सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसको? करंट को। अगर आपने करंट को ज्यादा भेजा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। और करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम, है ना, मतलब वीक होगी। समझ में आया? ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी कि यहां पे? तो हम बोलेंगे सर पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ज्यादा स्ट्रांग होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। ये तो हमने देखा हुआ है सर, दो मैग्नेट पास में लेके आओ, डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? ज्यादा, ठीक है। और अगर आपने इसको दूर कर दिया तो अब ये फोर्स लगा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? कम। तो जब भी डिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। और डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। वही बता रहा है। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, ठीक है। अब सर अगर अगर हमने सर यहां पर डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर करंट सर डाउनवर्ड गया, तो इमेजिन करो राइट हैंड को, ठीक है। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सर? ऐसे, मतलब यहां से जाएगी और यहां से बाहर आएगी। सर अगर करंट ऐसा गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी सर, ऐसे। करंट अगर सर यहां गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी सर? ऐसे, ऐसे जाएगी सर, बराबर है। और इसी को, है ना, हमने इसी को सर कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला गया है, ठीक है। स्क्रू रूल भी इसको बोलते हैं, जो कि मैक्सवेल ने बताया है। मैक्सवेल ने ये बताया कि सर जब भी आपको किसी स्क्रू को अंदर डालना है, ठीक है, सपोज अगर आपको स्क्रू को अंदर डालना है ना, तो आप कैसे घुमाओगे? ऐसे। स्क्रू कैसे मूव करेगा? ऐसे। और वो बाहर निकालना है, मतलब इस साइड निकालना है, तो स्क्रू को कैसे घुमाओगे? ऐसे। तो कहां निकलेगा? बाहर, ठीक है। तो इसको स्क्रू रूल भी बोला हुआ है किसने? मैक्सवेल ने, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट, अब सर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसमें देखेंगे? सर्कुलर लूप में। तो देखते हैं सर्कुलर लूप में तो क्या करेंगे सर, एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, है ना, यहां से वायर डालेंगे। ये वायर गया सर, ये वायर यहां से बाहर आया, यहां से बाहर आया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया सर बैटरी, यहाँ पे लगा दिया सर स्विच। और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से क्या पास होगा? करंट। क्या पास होगा? करंट। सर ये करंट ऐसा गया, तो फिर से इमेजिन करो राइट हैंड थंब रूल, करंट ऐसा गया क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सर? ऐसे, है ना, ये ऐसे सर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी सर? ऐसे। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां से दूर जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक। सर यहां से करंट गया, ये करंट गया सर, ये करंट गया, ये करंट गया, और ये करंट वापस आया सर। तो सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी? तो सर इसमें से तो ऊपर जा रहा है वायर में से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। इस वायर में कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? ऐसे। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से सर
हमने ये भी पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप, है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। तो इसको सर अगर जैसे सर मुझे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये देखो इसमें करंट कैसा क्या है, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड सर ये अंदर से जाएगा और ये बाहर से आएगा, इजी है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्लियर है। अरे सिंपल है, अगर जैसे आपके कभी कभी क्या होता है कि हमसे ना कोई बॉक्स या कोई डब्बा ऐसा बंद हो जाता है और हमको पानी की बोतल ही, आप पानी की बोतल से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये कि सर पानी की बोतल कभी कभी ऐसे बंद होती है ना कि हमको पता नहीं चलता सर इसको ऐसे घुमाए कि ऐसे घुमाए, तो क्या करना, वहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाना, ठीक है। मम्मी से भी अगर कोई डब्बा एकदम बंद हो गया, एकदम टाइट बंद हो गया, ठीक है, और खोल नहीं पा रहे थे, हमको समझ में नहीं कहाँ घुमाए, तो मम्मी को बोलना मम्मी राइट हैंड थंब रूल लगाओ। कैसे, बॉक्स को पकड़ना, अब ये ढक्कन है, इसको ऊपर निकालना है, डायरेक्शन कैसे करनी है ऊपर, तो कैसे घुमाएंगे सर इसको ऐसा, ठीक है। अगर आपने बॉक्स को ऐसे पकड़ा है, ढक्कन यहाँ है, ढक्कन ऐसा आना चाहिए, खुलना चाहिए, बॉक्स इधर ढक्कन इधर, तब तो खुलेगा, तो है ना। अगर इस साइड जाइए तो हम बॉक्स को कैसे घुमाएंगे, ऐसे, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ढक्कन इस साइड आएगा। ढक्कन का मोशन जिस साइड करना है, अगर ढक्कन को ऊपर निकालना है, ऊपर फेंकना है, तो इसको ऐसे घुमाओ, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बॉक्स को सर ढक्कन ऊपर निकालना है, खोलना है पूरा, तो सर ऐसे घुमाएंगे तो ढक्कन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, समझ में आया, क्लियर है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस, ठीक है सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम लोग सर क्लॉक फेज रूल भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्लॉक फेज रूल। जैसे सर अगर ये सर्कुलर वायर है, अब इमेजिन करो कि इसमें जो करंट है, एक मिनट, देखो सपोज ये सर्कुलर वायर है सर, अब सपोज अगर हमने इसमें जो करंट है वो सर ऐसा भेजा, क्लॉकवाइज, कैसा भेजा, ऐसा, ये सर गया करंट, कैसा गया सर, क्लॉकवाइज गया, है ना, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज गया, तो यहाँ पे सर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखते हैं। सर करंट ऐसे आ रहा है, इधर ऐसे आ रहा है सर, और इधर ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर से देखो, ठीक है, सर करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल, तो सामने वाला फेस क्या होगा, साउथ पोल, तो पीछे वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जाएगी और बाहर आके मीट करेगी, है ना। तो अगर करंट क्लॉकवाइज होगा ना, अगर आप क्लॉकवाइज है ना एक सर्कुलर वायर में करंट को ऐसे देख रहे हो, तो समझ जाना ये साउथ होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगी और ये साउथ में जाएगी, ठीक है। अगर सर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो ये देखो सर करंट ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसा घूम रहा है, तो ये फेस कैसा हो गया, तो ये फेस हो गया नॉर्थ, ठीक है, इसीलिए इसको क्लॉक फेस रूल बोला है, क्लॉक की तरीके का फेस है ना, उसके हिसाब से हम रूल लगा रहे हैं। तो सर फिर ये वाला फेस कैसा हो जाएगा, नॉर्थ, अगर सामने वाला फेस आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है तो पीछे वाला फेस कैसा होगा, साउथ, उल्टा होगा सर। तो मैग्नेटिक फील्ड सर यहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, पीछे। तो जब भी किसी सर्कुलर वायर में आप करंट को देखो, ठीक है, तो आप ये समझो कि सर अगर करंट, हाँ, अगर करंट सर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसके जो सामने का फेस है वो कैसा होगा, साउथ, जो आपको दिखाई दे रहा है, पर पीछे का फेस कैसा होगा, नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पीछे से निकलेगी और कहाँ आएगी, सामने। लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस केस में, है ना, ये फेस नॉर्थ हो गया, ये फेस क्या हो गया, साउथ, तो फिर तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉक फेज रूल, और ये किसी भी सर्कुलर वायर में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है उस सर्कुलर वायर में, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप नॉर्थ और साउथ उसका फेज बता सकते हो कि सर कौन से फेज से, सपोज अगर ये नॉर्थ है सर, ठीक है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, कहाँ जाएगी, साउथ में, और अगर ये नॉर्थ है सर, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ये जाएगी साउथ में। तो ये कौन बताएगा आपको, क्लॉक फेज रूल, सिंपल है। क्लॉक फेज रूल में सर अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, नॉर्थ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट
अब सर नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पढ़ना है हमको सोलेनॉइड पे। देखो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे होगा। अब सोलेनॉइड क्या है सर, एक देखो ये सोलेनॉइड, जब आप कॉपर वायर को वाउंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिकल शेप में वाउंड करते जाएंगे सर, ठीक है, और उसको आपने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया तो ये हो गया सर सोलेनॉइड। क्लियर है। अब इस सोलेनॉइड को और अच्छा बनाना है, जैसे ये भी सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपने सर करंट स्विच ऑन किया, ये प्लस ये माइनस सर करंट पास हुआ, और जहां करंट पास हुआ वहां पे क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बन गई सर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, समझ में आया। तो ये बन गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना है तो इसमें सॉफ्ट आयरन कोर एक मटेरियल डाल दो। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर ये ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा, ठीक है, समझ में आया। तो सोलेनॉइड है ना, देखो यहाँ पे द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग coil containing large number of closed turns of insulated copper wire। तो इंसुलेट, अब सर मुझे है ना मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो उसके लिए करंट क्या चाहिए, ज्यादा। अगर मैंने एक वायर ले लिया तो क्या इस वायर के आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट से भी। तो हम बोलेंगे नहीं सर करंट को ज्यादा करो। तो करंट को ज्यादा करना तो क्या करना पता है, एक कॉपर वायर लेना, उसको वाउंड कर दिया, बहुत ज्यादा वाउंड कर देना। अब उसमें से जब आप करंट पास करोगे तो एक ही जगह पे वायर बहुत ज्यादा है, तो जब वायर बहुत ज्यादा होगा तो उसमें करंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, समझ में आया। तो अगर करंट बहुत ज्यादा होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड से जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा। उसके पास आप आयरन लेके जाओ, वो अट्रैक्ट करेगा। नहीं तो नॉर्मल वायर से अगर आप करंट पास करते हो, ठीक है, और उसके पास मैग्नेट लेके जाते हो तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो सिंगल वायर है सर, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम, ठीक है, तो वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप वायर बहुत ज्यादा लेंगे, एक ही जगह पे क्या हुआ सर, वायर बहुत ज्यादा हो गया, देखो एक ही जगह पे क्या हो गया, वायर बहुत ज्यादा हो गया, और जैसे ही आप करंट पास करोगे तो उतनी जगह पे करंट भी क्या आ जाएगा, ज्यादा। और अगर करंट ज्यादा आ गया तो वहां पे आसपास क्या होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमने क्या ले लिया सर, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है सर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने क्या किया सर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉइल बना लिए, है ना, क्लोज टर्न बना लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स बना लिया, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया सर आपका सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ लेता है सर किस पे डिपेंड करता है। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, जितनी ज्यादा टर्न होगा, टर्न ज्यादा है मतलब वायर ज्यादा है, वायर ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, है ना, मतलब करंट पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सर, जितना करंट आप ज्यादा भेजोगे, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, टर्न्स पे। टर्न ज्यादा तो वायर ज्यादा, वायर ज्यादा तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। सेकंड, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा सर, करंट पे डायरेक्टली। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं भी बढ़ा रहे आप, सीधा सीधा करंट बढ़ा दो, ठीक है। तो करंट अगर आपने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, है ना। मैंने बताया आपको कि सर अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं बढ़ाने, करंट भी नहीं बढ़ाना, उसके बाद भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो सिंपल सा इसमें एक आप कोर सब्सटेंस डाल दो, है ना। इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। जैसे आपने कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये कोर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर सर। अब इसके कोर में से ये है ना, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड कर दिया गया, ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग। लेकिन क्या हम इसके जगह पे सर स्टील यूज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। जो स्टील होता है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट तो करता है पर ये मैग्नेटिक फील्ड जल्दी लूज नहीं करता। मतलब अगर आपने
इसको एज अ कोर मटेरियल ले लिया और वायर इसके ऊपर वाउंड करके, है ना, उसमें से करंट पास किया, है ना, तो क्या बन जाएगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और अंदर है स्टील। और स्टील में अगर बहुत ज्यादा देर तक करंट रह गया, मैग्नेटिक फील्ड रह गई, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लूज नहीं करेगा। तो अगर आप इसको स्विच ऑफ भी करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रहेगी, क्योंकि ये खुद भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बनता है। इसीलिए हम लोग स्टील को यूज नहीं करते, ठीक है। तो वाई स्टील इज नॉट यूज्ड, ठीक है, बिकॉज इफ वी यूज स्टील देन इट विल बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड को लूज नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों सर, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो मैग्नेट बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, है ना, वो मैग्नेट जो किससे बने, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है ना, किस पे डिपेंड करती है सर, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी उसकी ज्यादा। सेकंड, करंट, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। थर्ड, थर्ड डिपेंड करता है उसके एयर गैप पे। जैसे सर ये नॉर्थ और ये साउथ, और इसी को मैंने बेंड कर दिया, बेंड करके ऐसा कर दिया सर, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो बताओ कौन सा मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं बोलूंगा इसकी। क्यों सर, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बहुत ज्यादा एयर गैप है, इसको बहुत घूम के आना पड़ रहा है, तो एयर गैप क्या है, ज्यादा, है ना, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, वीक। पर यहां पे देखो, यहां सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे एयर गैप क्या है, कम, एयर गैप क्या है, कम, तो इसीलिए ये क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट को बोलते हैं ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें एयर गैप क्या होती है, कम होती है। समझ में आया, डिफरेंस वही है, डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। ये बार मैग्नेट क्या होता है सर, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टेम्पररी है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स, परमानेंट मैग्नेट का वीक फोर्स होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसका फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और अगर वीक भी होगा तो हम क्या करेंगे सर, करंट पास कर देंगे ज्यादा, करंट पास करने से हम सर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, आप इसके स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर पाओगे, इसको परमानेंट मैग्नेट को, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय चेंजिंग कोर मटेरियल, बाय चेंजिंग एयर गैप, पढ़ा आपने, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो भी फिक्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है उसकी पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हो। आपने टर्मिनल चेंज कर दिए, ठीक है, तो पोलैरिटी भी क्या हो गई, चेंज, तो उसके हम पोल्स चेंज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, है ना। अब ह्यूमन बींग्स में जो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ह्यूमन बींग्स में सर मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या, हाँ सर बिल्कुल होती है। अरे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी लिक्विड है सर, है ना, पानी है सर, ब्लड है सर, तो उसमें आयंस भी होंगे, और जहां आयंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे सर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मतलब मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। और ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रेन में और हार्ट में, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है ना, हार्ट भी हमारा कंटिन्यू वर्क करता है और ब्रेन भी हमारा कंटिन्यू वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस, और कंटिन्यू आयंस होंगे तो कंटिन्यू क्या होगा, करंट, ठीक है, और कंटिन्यू करंट होगा तो कंटिन्यू क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक होती है, ठीक है। इसीलिए तो हमारे बॉडी का सर MRI होता है, MRI मतलब मैग्नेटिक, है ना, रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। तो ये सिस्टम ही इसलिए काम करता है हमारी बॉडी पे। और ये क्या है सर, MRI क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर के पूरे पार्ट्स दिखा दे, है ना, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं MRI। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड उसका पूरा इमेज बता पा रहा है। क्लियर है, इसीलिए MRI पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से सर, करंट की वजह से, करंट किसकी वजह से सर, आयंस की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में पास करेंगे तो इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा सर, है ना, इसके ऊपर सर फोर्स लग जाएगा। देखते हैं कैसे।
तो यहां सिंपल आप क्या ले लो सर, यहाँ पे आपको इमेज दिखाया हुआ है ना। नॉर्थ पोल ले लो सर, साउथ पोल ले लो, ठीक है। यहाँ पे सर मैंने मर्क्यूरी ले लिया, मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। और इसके बीच में सर एक वायर ले लिया और उस वायर से हमने क्या पास कर दिया, करंट, ठीक है। इस तरीके से एक सिस्टम लगा दिया सर। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते ही यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा सर, करंट। और ये करंट जैसे ही इसमें से जाएगा, ठीक है, तो आप देखोगे ये जो वायर है ना वो ऐसा बाहर निकल जाएगा, ऐसा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सर जैसे ही करंट फ्लो हुआ ना तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स, ठीक है। फिर जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे कांटेक्ट क्या हो गया, ब्रेक। कांटेक्ट ब्रेक होने से करंट क्या हो गया, बंद, ठीक है। करंट बंद हो गया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं, ये वापस आएगा। और जैसे ही वापस फिर से यहाँ पे आया तो फिर से करंट क्या हो गया, शुरू। फिर से सर इस पे फोर्स लगेगा, ये बाहर आएगा। और करंट की अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब करंट आप इस साइड अगर फ्लो कर रहे हो तो ये जो कंडक्टर है वो उस पर फोर्स इस साइड लगेगा, तो कहाँ जाएगा, वो इस साइड जाएगा, ठीक है। ये बताया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये होता है कि फ्लेमिंग ने ये बताया कि सर जहां पे, अब देखो क्या क्या है सर, ये जो सेंटर फिंगर है ना, सी, सी फॉर सेंटर फिंगर और सी फॉर करंट। तो सेंटर फिंगर दिखाएगा किसको, करंट को। ये जो फोर फिंगर है ना, इसको फोर फिंगर बोलते हैं, ये दिखाएगा सर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड को सर। फोर फिंगर मतलब फील्ड सर, फोर फिंगर एफ, फील्ड भी एफ। सर एफ से तो फोर्स भी आता है ना। लेकिन हम लोग बोलेंगे फोर्स किसके पास होता है सर, हमारे थंब के पास, है कि नहीं। याद रखने के लिए आप समझ लो कि सर फोर्स बिना थंब के आप काम कर पाओगे क्या, ज्यादा नहीं। अरे जब प्रॉपर्टी भी आपको लेनी होगी तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, थंब लगाना पड़ेगा। फोर्स किस में होगा सर, आपके थंब में होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फोर्स किस में होगा, थंब में, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप समझो सर, ऐसा मैंने बोला है करके। सर सी फॉर सेंटर फिंगर, तो सी फॉर करंट, फोर्स हमारे थंब में होगा तो फील्ड कहाँ गया सर, इस फोर फिंगर में, ठीक है। तो अब सर जहां पे भी दो चीजें होगी वहां तीसरी अपने आप आएगी। जैसे जहां पे करंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और इसको ऐसा स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। फ्लेमिंग ने बताया है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। पर इसको तीनों फिंगर्स ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब ये दोनों में एंगल कितना, 90, ये दोनों में एंगल कितना, 90, ठीक है। और ये दोनों में भी एंगल कितना है, 90, तीनों में एंगल कितना होना चाहिए, 90, है ना। फ्लेमिंग ये बोलता है कि जहां पे भी दो होगा वहां पे तीसरा अपने आप प्रोड्यूस होगा। मतलब सर जहां पे करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वहां पे अपने आप क्या बन जाएगा, फोर्स, क्या लग जाएगा, फोर्स। अगर सर मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, तो क्या वहां पे क्रिएट हो जाएगा, करंट, है ना। और अगर करंट है और फोर्स है तब वहां पे क्या बन जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे ये हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां गया, नॉर्थ से साउथ। अब इमेजिन करो सर ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस साइड, ठीक है। करंट कहां गया सर, करंट गया सर, है ना, नीचे। करंट कहां गया सर, नीचे। तो फोर्स कहां लगा सर, इस साइड। इसीलिए ये वायर कहां गया, इस साइड। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां गया सर, नॉर्थ से साउथ। करंट कहां आ रहा है सर, नीचे की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, इस साइड लगेगा। और अगर वही करंट को मैं, ठीक है, नीचे से ऊपर भेज दूं, मैग्नेटिक फील्ड को वैसे रखा सर, करंट को कहां से कहां भेज दिया, नीचे से ऊपर भेज दिया, तो फोर्स कहां लग गया, इस साइड। तो उस केस में वायर कहां आ जाएगा, इस साइड, है ना। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आप फोर्स निकाल सकते हो, अगर आपके पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड है तो। अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है सभी को, चलो आगे। देखो
अब यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज हुआ है। किसमें यूज हुआ है? मोटर में। देखते हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या है सर? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है ना, जो क्या करता है सर, जो इलेक्ट्रिक करंट को सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मोटर पता है ना, आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, उसमें करंट पास होता है जिसके वजह से वो घूमता है। समझ में आया? तो कोई भी चीज घूमती है तो उसमें क्या लगता है सर? मोटर। तो मोटर होता क्या है सर? मोटर है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे ही करंट पास होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें पास होगी तो घूमने लगेगा सर, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सर कैसे? देखो यहाँ पे, अब इसमें सेम प्रिंसिपल यूज हुआ है। हमने क्या किया सर, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। कौन सा प्रिंसिपल पे है सर? करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालो, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा और वो उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर, ये सब वैसे आपके इसमें डिलीटेड है, लेकिन फिर भी हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, पढ़ लिया। तो अब सर मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे सर मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट फील्ड कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ पे, नॉर्थ से साउथ पे। ठीक है, और ये इसके अंदर एक कॉइल है। क्या है? कॉइल। ठीक है, और ये कॉइल पे क्या लगा है, एक सपोज, देखो ये कार्बन ब्रश है। ये क्या है? कार्बन ब्रश। और ये हमने लगा दिया स्प्लिट रिंग्स। क्या लगा दिया? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स मतलब रिंग्स होगी, इसको स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गई? ये स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, और ये स्प्लिट रिंग्स लगी होगी शाफ्ट पे। किस पे? शाफ्ट, शाफ्ट पे। यहाँ पे होता है सर शाफ्ट। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स उस पर लगी होती है। अब क्या होगा कि सर स्प्लिट रिंग शाफ्ट पे लगी है, अगर स्प्लिट रिंग घूमेगी तो किसको लगेगी? घूमेगी शाफ्ट को लेके घूमेगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दी है, वायर लगाया ए बी सी डी, है ना। देखो अब इसको 3D में इमेजिन करते हैं। सर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, करंट कहां से कहा जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, यहाँ पे सर ए बी सी डी वायरिंग है। ठीक है, करंट कहां से कहां जा रहा है सर? ए से बी पे। लगाओ रूल, करंट ए से बी पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर? देखो करंट कहाँ जा रहा है? ए से बी पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर? नॉर्थ से साउथ। तो इस पे फोर्स कैसा लगा? नीचे। तो ये पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, इसमें देखो बी सी से डी, सी से डी में करंट ऐसा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऐसा, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो इसमें फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। सब बीसी और सीडी पे नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? इस केस में सर वायर, करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? पैरेलल, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता। पर इसमें कैसी है? इसमें है परपेंडिकुलर, तो इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सर एक हैंड पे फोर्स कहाँ लगा? नीचे, और एक हैंड पे कहाँ लगा? ऊपर। ठीक है, तो ए बी पे लगा फोर्स नीचे, बीसी पे कहाँ लगा? ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो जब ये ऐसे घूम जाएगी तो ये जो स्प्लिट रिंग्स है ना, ये भी घूमेगी सर, और जब ये भी घूमेगी तो शाफ्ट भी क्या होगा? घूमेगा। और शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट के ऊपर आपने कुछ भी लगाया है, जब फैन लगा दे तो फैन भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इस तरीके से डिवाइस क्या करेगा सर, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो फिर से देखते हैं एक बार। ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल, और बीच में हमने क्या लगा दी है? वायरिंग, है ना, रेक्टेंगुलर वायर लगा दिया। सपोज बेटा ये शाफ्ट, ये क्या है? शाफ्ट, और इस पे हमने अटैच कर दी है हमारी स्प्लिट रिंग्स। क्या अटैच की है? स्प्लिट रिंग्स। ठीक है,
अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जानबूझ के लगाया हुआ है, ये सिर्फ कांटेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे सोर्स लगा दिया बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सॉरी की लगा दी। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो सर करंट फ्लो होगा, ठीक, करंट ये फ्लो हुआ, ये फ्लो हुआ सर करंट, ये गया सर करंट, ये गया सर करंट, ये गया सर करंट। तो अभी हमने देखा कि सर अगर ऐसा गया है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा सर, ये देखो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, नॉर्थ साउथ, वायर ए से बी करंट ऐसा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फोर्स कहाँ लगा नीचे। और इसमें सी से डी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। तो ये फोर्स नीचे लगा, ये फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा सर, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये स्प्लिट रिंग्स भी घूमेगी, और स्प्लिट रिंग्स जब घूमेगी तो जो शाफ्ट है वो भी घूमेगा, है ना। और इसके ऊपर आप कुछ भी अटैच करो तो वो भी क्या होगा सर, घूमना शुरू करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करोगे तो ये किस में करंट होगा सर, मैकेनिकल में। लेकिन सर जब ये घूमेगा तो ये नहीं घूमेगा क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ब्रश। जैसे ये जो स्प्लिट रिंग से क्या लगा है, ब्रश। स्प्लिट रिंग घूमेगी भी ना तो ब्रश वैसा का वैसा है। लेकिन अगर मैंने ब्रश को ज्वाइंट कर दिया होता तो स्प्लिट रिंग जब घूमती ना तो ये पूरा ब्रश घूमता और पूरी जो वायरिंग है पूरी खराब हो जाती। इसलिए समझ में आया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रश। ब्रश क्या करेगा, सिर्फ कांटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये कांटेक्ट में रहेगा सर, करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये घूम के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे जो रिंग थी वो घूम के यहाँ आ जाएगी, तो कंटिन्यू क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और बाहर का जो भी नेटवर्क रहेगा वो एज इट इज रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। तो इनिशियली जो करंट है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा है, ठीक है। अब जब सी से डी घूम के यहाँ पे आ गया, मतलब सी यहाँ आ गया, सी और डी और ए बी कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो सर ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, कितना हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्लियर, देखो। लेकिन बाहर वाले ब्रश से, है ना, ब्रश की वजह से जो बाहर का कनेक्शन है वो सेफ है, क्योंकि उसने सिर्फ उसको कांटेक्ट करने का काम किया है। क्या किया है, कांटेक्ट करने का काम, इसीलिए वो सेफ है। नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब सर देखो, अब ये ऐसा आ गया हाफ रेवोल्यूशन में, ठीक है। देखो ए बी यहां था, सी डी यहां था, ए बी घुमा, ये ए बी यहां आ गया सर, सी डी कहां आ गया, यहाँ पे। तो ये तो हाफ ही रेवोल्यूशन हो सर, ए बी घूम के यहां से आया आधा, और सी डी घूम के यहां से आया आधा, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या हुआ, हाफ। हाफ रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, ये ऐसा घूम के ऐसा आ गया, ठीक है। अब करंट इसमें ऐसा ऐसा, अब सीडी पे कहां फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ, सेम लेफ्ट हैंड रूल से। और एबी पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, है ना। तो अब करंट कहां से, देखो पहली बार जो करंट गया वो करंट कहां से कहां गया सर, ए से बी पे गया था, बी से सी, सी से डी। अब करंट कहां से कहां जा रहा है, डी से सी, है ना, फिर बी और फिर ए। मतलब अब करंट अंदर क्या घूम रहा है, उल्टा, बराबर है, ठीक है। अब इस पे फोर्स कहां लगेगा, नीचे, इसमें फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। देखो पहले ए बी यहां से यहां गया, ए बी फोर्स कहां लगा, नीचे, ये यहाँ। सी डी पे फोर्स कहां लगा, ऊपर, यहाँ पे। अब सी डी आ गया ए बी के जगह पे, तो फिर से इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, सी डी पे, नीचे, ऐसा। और इस तरह से ये घूमता जाएगा, है ना। तो ये होती है वर्किंग किसकी, मोटर की। तो इस तरीके से मोटर क्या करता है सर, वर्क करता है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया, खत्म। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में स्किप किया है ना, डिलीटेड है, तो ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है ना। इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, तो इलेक्ट्रिसिटी, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। तो हम सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं सर किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए नाम क्या दिया इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस केस में अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से कोई वायर, ठीक है, पास करते हैं, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सर,
अब इसके बीच में अगर आप एक वायर को पास करते हैं, कट करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस वायर से कट करते हैं, तो इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी, इसीलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पर ये 10th CBSE में रिलेटेड पोर्शन में आता है, ठीक है। और इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए राइट हैंड रूल बताया गया है। सर लेफ्ट हैंड रूल किस में बताया गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। अब इसमें उल्टा हो रहा है सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है ना, इसमें उल्टा हो रहा है। अरे होता है ना उल्टा, देखो यहां पे ध्यान दो, अच्छे से देखो इसको। अगर आपके घर से कोई रास्ता एटीट्यूड एकेडमी में आता है, कहां आता है सर, एटीट्यूड एकेडमी में आता है, बराबर। तो अगर ये रास्ता आपके घर से एकेडमी में आएगा हमारे, तो यही रास्ता उल्टा भी तो जाएगा आपके घर तक, सेम चीज। अगर इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। तो इस केस में सर हमने यहां पे देखा सर, यहां पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज हो रहा था। इसमें कौन सा होगा सर, इसमें है ना फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा था कि अगर आपके पास है ना करंट है, फोर्स है, तो क्या प्रोड्यूस होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोई भी दो है तो तीसरा अपने आप आपको मिल जाएगा, बराबर है। इसमें सेम चीज है ना, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा सर, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अब यहां पे मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, देखो सपोज यहां पे सर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब एक वायर लिया सर, इस वायर में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर क्या करता है सर, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ करंट। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब इस वायर को देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ। एक वायर लिया हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर दिया, बराबर। तो अब करंट कौन से डायरेक्शन में होगा, तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। फ्लेमिंग्स देखो, अब राइट हैंड रूल यूज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया सर, बराबर है, ठीक है। अब आपने वायर को कहां भेजा, नीचे, तो फोर्स कहां लगा, नीचे। फोर्स नीचे लगा तो करंट कैसा होगा सर, ऐसे। तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर, ये साइड, अंदर साइड होगी। कहां होगी सर, अंदर साइड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आपने सर उसको नीचे किया ना, नीचे किया मतलब फोर्स कहां लगा दिया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इधर, तो करंट कैसा होगा सर, अंदर साइड। और जब आप उसको ऊपर खींचोगे, है ना, अब फोर्स कहां लगाया, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो उस केस में करंट कैसा होगा सर, इस साइड। तो करंट कैसा आएगा सर, इस साइड। और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करता है, जैसे करंट ये गया सर, ये गया करंट, तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा सर, इसमें ऐसा होगा। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें और भी टॉपिक्स है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही है ना जनरेटर्स काम करते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो आप देख सकते हो, पर ये सभी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपको नहीं आता। एसीडीसी अगर पढ़ना है तो एसीडीसी हम पढ़ लेते हैं। देखो एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। तो सबसे पहले है ना डायरेक्ट करंट, डीसी करंट सर, डीसी करंट डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी क्या होता है सर, डीसी क्या होता है। तो यहां पर डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है जिसमें डायरेक्ट करंट, जिसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है, डायरेक्शन, जैसे। और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। और क्या फिक्स होगा सर, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे अगर आपने एक सर्किट लगा दिया सर, यहां पे एक सर्किट लगा दिया,
यहाँ पे जब आप बैटरी लगाते हो ना या सेल लगा देते हो, बैटरी या सेल लगा देते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो सर, इसमें कौन सा करंट सप्लाई कर रहे हो, डीसी करंट। सर क्यों डीसी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि सर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव ही जाएगी। तो डायरेक्शन क्या है सर, फिक्स। समझ में आया? अब ये निगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है क्या, नहीं। तो ये कौन सा करंट है सर, डायरेक्ट करंट। सर करंट 5 एम्पियर जा रहा है तो 5 एम्पियर ही जाएगा, वो 6 नहीं जा सकता है ना, 4 नहीं जा सकता। जो करंट है वो फिक्स है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहेगा और डायरेक्शन भी फिक्स होगी। डायरेक्शन फिक्स होगी है ना, डायरेक्शन, इसलिए क्या बोला इसको, डायरेक्ट करंट। क्लियर है? अब अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, देखो अल्टरनेटिंग करंट में न तो मैग्नीट्यूड फिक्स है और न तो डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट मतलब एक बार अगर क्लॉकवाइज जाएगा दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना, डायरेक्शन इसका उल्टा जाएगा सर, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग नाम दिया है। नाम खुद इसको डिफाइन करता है, हर चीज है ना, जब किसी को कोई नाम देते हैं ना तो उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो सर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस केस में अगर कोई सर्किट है, और इसका सिंबल भी देखो, सिंबल भी कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट में जो सोर्स का सिंबल होता है इस तरीके से होता है, ऐसा वेव की फॉर्म। तो इस केस में क्या होगा सर, करंट की डायरेक्शन एक बार इस साइड जाएगी, दूसरी बार फिर इस साइड आएगी, फिर ऐसे जाएगा सर, फिर ऐसे आएगा सर, मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग बोला गया है। ठीक है, देखो फिर से ध्यान दो, अगर मैं इसे ग्राफ के फॉर्म में निकालू तो ये ग्राफ के फॉर्म में, ये ग्राफ के फॉर्म में देखो, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये यहाँ पे ऐसा करंट है। तो अगर डायरेक्ट करंट है, कौन सा करंट है सर, डायरेक्ट, कलर चेंज कर लें, जैसे ये डायरेक्ट करंट का है सर, मतलब यहाँ पे सर टाइम 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, है ना, ये 4 एम्पियर, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सर 0 सेकेंड में भी करंट कितना था, 4 एम्पियर का, है ना, एम्पियर में है ना, एम्पियर में, इसमें सर ये एम्पियर में, एम्पियर। ठीक है, और 5 सेकंड बाद भी 4 एम्पियर है, 10 सेकंड बाद भी 4 एम्पियर है, और प्लस ही है सर। लेकिन एसी ऐसा नहीं होता, एसी देखो कैसा होगा, देखो ये ठीक है, देखो एसी में क्या हो रहा है सर, 5 सेकंड में करंट 2 एम्पियर है, 10 सेकंड में सर 4 एम्पियर हो गया, 15 सेकंड में फिर 2 एम्पियर हो गया सर, 20 सेकंड में कितना हो गया सर, 0 हो गया। ठीक है, फिर जब आगे आप जा रहे हो 25 सेकंड में, ठीक है, तो उस केस में करंट क्या हो गया, -2 हो गया, 30 सेकंड में कितना हो गया, -4 हो गया। मतलब इसमें सर एक बार साइकिल पॉजिटिव होगी तो एक बार क्या होगी, निगेटिव। निगेटिव साइकिल मतलब से ये अपने करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स, इसीलिए तो क्या बोला है, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया? ठीक है, अच्छा हमारे घर पे कौन सा करंट आएगा, हमारे घर पे जो करंट आता है कौन सा आता है, वो एसी होता है। क्या होता है, एसी। से एसी क्यों आता है, अब बहुत सारे डिवाइस तो डीसी पे भी काम करते है ना, तो एसी करंट क्यों आता है सर, डीसी क्यों नहीं आता, क्योंकि जो पावर प्लांट है जहां पे करंट बनता है, ठीक है, ये हमेशा सिटी से क्या होता है, दूर। पावर प्लांट सिटी से इसलिए दूर होते हैं कि पावर प्लांट में बहुत सारी हेवी मशीन्स होती हैं, बहुत ज्यादा वर्क होता है, ठीक है, तो थोड़ा डेंजरस होता है वो, कि कभी कुछ अगर उसमें हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारे सिटी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पावर प्लांट क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेशन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो जो पावर प्लांट है वो सिटी से दूर होते हैं, और वहां पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी फिर वहां से हमारे सिटी में आएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करंट के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी आप जब सिटी में भेजोगे ना, तो डायरेक्ट करंट में लॉसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उतने ज्यादा, है ना, अमाउंट में सिटी में नहीं आ पाएगी या बीच में ही खत्म हो जाएगी।
पर अगर आप उसको एसी फॉर्मेट में भेजते हो तो एसी में लॉसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से आपको आउटपुट अच्छा मिलता है, मतलब पूरा का पूरा करंट, मिनिमम लॉसेस, ठीक है। मैक्सिमम जो करंट है वो सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग है ना एसी करंट सप्लाई करते हैं। हमारे घर पे कौन सा करंट आता है? एसी, क्योंकि उसमें लॉसेस क्या होते हैं? कम। सर फिर जो डिवाइस डीसी पे काम करते हैं उसके लिए क्या? उसके लिए फिर कन्वर्टर्स होते हैं, है ना। जो भी आप डिवाइसेस लगाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कन्वर्टर होते हैं। अगर वो डीसी पे वर्क करता है तो जब एसी जाएगा तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर उस डिवाइस के अंदर भेजेगा। पर हमारे घर में जो करंट आएगा कौन सा आ रहा है सर? एसी ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं? कम। बहुत दूर से करंट आता है, जहां पे भी पावर प्लांट है इलेक्ट्रिक जनरेशन का, वहां से जब करंट आएगा तो एसी फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि वहां पे लॉसेस क्या होते हैं? कम। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब सर इस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? तो इस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब क्या? ये जो करंट है ना, ये एक सेकंड में है ना कितने साइकिल बनाएगा? ये देखो, ये एक साइकिल बराबर, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। अल्टरनेट कितनी बार करेगा सर? 50 टाइम्स, बराबर है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो कितने साइकिल कर रहा है सर? 50 साइकिल कर रहा है सर एक सेकंड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड 50 हर्ट्ज करता है सर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सर। तो यहां पे नेक्स्ट आगे तो ये अपने डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा है? 50 साइकिल हो गई सर, तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? तो आप बोलोगे एक साइकिल में डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है, तो 50 साइकिल में कितनी बार होगी? तो 50 साइकिल में होगी सर 100 टाइम्स होगी। अच्छा, एक बार डायरेक्शन चेंज करने को कितना टाइम लगता है? तो जब ये अपनी डायरेक्शन 100 बार चेंज कर रहा है एक सेकंड में, तो एक बार चेंज करने के लिए 1/100 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आपको है नहीं, है ना, एसी भी नहीं है सर, डीसी भी नहीं है। अगर आपको ये भी पढ़ना है, एसी डीसी भी पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे। लेकिन वैसे आपके सिलेबस से ये रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको आएगा नहीं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब क्या? घरेलू, है ना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे घर की वायरिंग कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइव वायर आता है हमारे घर पे, और एक न्यूट्रल वायर आता है साइकिल कंप्लीट करने के लिए, है ना। एक लाइव रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। जब लाइव वायर हमारे घर पे आता है तो उसमें लगता है सबसे पहले एक फ्यूज। क्या लगता है सर? फ्यूज। देख सकते हो आप, इसको आप मेन फ्यूज बोलते हो, मेन फ्यूज, ठीक है। ये लाइव वायर है सर, ये लाइव वायर है, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर है सर, ठीक है। उसके बाद हमारा रहता है सर यहाँ पे मीटर रहता है। क्या रहता है? मीटर, जिसमें रीडिंग काउंट होती है सर, है ना। तो यहाँ पे मीटर है। मीटर के बाद फिर एक मेन स्विच होता है ना। ये मीटर पूरा रहेगा सर, मीटर। ये मेन स्विच है सर, ठीक है, स्विच रहेगा। उसके बाद हमारा खुद का एक कंज्यूमर फ्यूज होता है। एक फ्यूज तो हमको ऑलरेडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये मीटर में आने के बाद, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम दिखाई दे रही है सभी को, ठीक है। यहाँ पे है ना लाइव वायर है सर, जैसे जा रहा है। उसके बाद मेन फ्यूज है ना, मीटर है, फिर मेन स्विच है, कंज्यूमर स्विच है, कंज्यूमर फ्यूज है। देखो, फ्यूज जो वायर है, फ्यूज वाला जो पूरा सॉकेट है, ये सिर्फ लाइव वायर को लगता है, ये न्यूट्रल को नहीं लगेगा।
बाकी तो मीटर में से न्यूट्रल भी जा रहा है, स्विच में से भी न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर फ्यूज भी किसको लगा है, लाइव वायर को। फ्यूज लाइव वायर को क्यों लगता है, क्योंकि लाइव वायर में से करंट आता है ना। फ्यूज का भी यूज हम देखेंगे, पहले हम है ना इसकी वायरिंग देख लेते हैं, देखो किस तरीके से वायरिंग होती है। ये जो लाइव वायर आया है, ये जो लाइव वायर आया है, ये न्यूट्रल वायर आया है, यहाँ पे सर फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है सर, यहाँ पे मीटर है सर हमारा, ठीक है। देन स्विच है सर, देन ये एक और हमारा कंज्यूमर फ्यूज है, ठीक है। अब जो डिवाइसेस वर्क करते हैं है ना, वो एक लाइफ को लगे होते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया सर फैन लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, फैन, या सपोज यहाँ पे लगा देते हैं कूलर, कूलर लगा दिया सर, तो उसके लिए यहाँ पे स्विच अलग से होगा, यहाँ पे स्विच अलग से होगा सर, ठीक है। देन सॉरी, ये कनेक्ट होगा सर न्यूट्रल को, किसको, न्यूट्रल को। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया सर फैन, क्या ले लिया, फैन। जब आप फैन लगाओगे तो फैन का भी एक वायर लाइव को, इसके लिए स्विच अलग से होगा, ये स्विच पैरेलल में है ना, ये सभी कनेक्शन किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग किस पे वर्क करती है, पैरेलल में, ये हम पढ़ चुके हैं करंट स्टडी में, ठीक है। और ये लगेगा सर न्यूट्रल को, ताकि साइकिल कंप्लीट हो करंट की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेवी डिवाइसेस है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इनको अर्थिंग भी लगता है, क्या लगता है इसको, अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग ये सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर को, हमारे डिवाइसेस को बचाता है। अर्थिंग अगर आप देखोगे तो ये मेन मीटर को भी लगा होगा, स्विच को भी लगा होगा सर, ठीक है। उसके बाद जो हेवी डिवाइसेस हैं जैसे कूलर, कूलर को भी अर्थिंग दिया होगा, है ना। अरे 3 पिन प्लग, जिसको जिसको 3 पिन प्लग है, ठीक है, उसमें करंट ज्यादा आ रहा है, तो 3 पिन प्लग में क्या आ गया, कूलर में क्या होता है, 3 पिन प्लग होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, और सबसे ऊपर का ये होता है अर्थिंग, क्या होता है, अर्थिंग, ठीक है। सर अर्थिंग क्या, अर्थिंग सेफ्टी डिवाइस है। देखो ये 2 पिन प्लग वाले को यूज नहीं होता, जैसे फैन, फैन कैसा है सर, 2 पिन प्लग है, तो इसको अर्थिंग प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि इसमें करंट कम आता है। इसमें अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसमें 15 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग नहीं लेते। अब जैसे प्रेस हो गया, प्रेस को भी क्या प्रोवाइड होता है सर, अर्थिंग प्रोवाइड होता है। सर अर्थिंग क्या है, अर्थिंग ये सेफ्टी डिवाइस है। अगर आपके किसी भी मशीन में, जैसे कूलर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस मतलब आयरन, ठीक है, तो उस केस में अगर यहां पे गलती से भी करंट लीक हो गया, क्या हो गया सर, करंट लीक हो गया, उस केस में होगा क्या, जब आप इसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, और ये करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ये करंट ज्यादा है तो आपकी जो है, आपको नुकसान पहुंचने के ज्यादा चांसेस है। कई केस में डेथ भी होती है, ठीक है, या कई केस में जो है आपको डैमेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अर्थिंग है ना, उनको लगता है जिनको, जिसमें करंट ज्यादा आता है, तो 3 पिन प्लग उन्हीं के लिए होते हैं। 3 पिन प्लग मतलब ही क्या होता है, उसमें अर्थिंग है। आप देख सकते हो 3 पिन प्लग को जब आप देखोगे तो एक इसमें लाइव होगा, एक इसमें न्यूट्रल होगा, और एक इसमें क्या होगा सर, अर्थिंग होगा, ठीक है। और अगर आप प्लग को ध्यान से देखो तो जो सबसे ऊपर वाला है ये सबसे मोटा भी होगा सर और बड़ा भी होगा। क्यों, ताकि जब आप उसको प्लग में डालो तो सबसे पहले कौन जाए, अर्थिंग जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर उस सॉकेट में से करंट आ रहा है, करंट लीक हो रहा है, तो उस केस में अगर अर्थिंग सबसे पहले गया तो अर्थिंग क्या करेगा, पूरे करंट को अर्थ इन कर देगा, मतलब अर्थ के अंदर डाल देगा। तो इससे आपको शॉक लगेगा क्या, नहीं, तो आप सेफ रहेंगे, बराबर है। तो हमारे लिए सेफ्टी डिवाइस हुआ ये, क्लियर है, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, लाइव वायर का जो कलर होता है, लाइव वायर ये रेड होता है। लाइव वायर कैसा होता है, लाइव वायर होता है रेड। जो न्यूट्रल वायर होता है बेटा, न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक। और अर्थिन, देखो नाम ही ऐसा दिया है इसको, अर्थ इन, है ना,
अगर गलती से ज्यादा करंट आ गया, और अर्थिंग पता है सरफेस को लगा होता है, किसको, बॉडी के, बॉडी सरफेस को, अंदर नहीं जाता, वो सरफेस पे लगा होता है। क्योंकि आप जब कांटेक्ट में आओगे तो किसके कांटेक्ट में आओगे, सरफेस के कांटेक्ट में आओगे। कूलर में करंट आ रहा है तो आप किसको टच करोगे सर, कूलर के सरफेस को, और सरफेस पे क्या लगाता है, अर्थिंग। ठीक है, अगर अर्थिंग नहीं लगा हो और आपने क्या किया, सरफेस को टच कर लिया, तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होगा सर, है ना, जान भी जा सकती है उससे। तो अगर मैंने सरफेस को अर्थिंग लगा के रखा है, तो अर्थिंग क्या करेगा, अर्थिंग इस पूरे करंट को कहां डाल देगा, जमीन के अंदर। कहां डाल देगा, जमीन के अंदर। तो उससे आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो अर्थिंग का कलर क्या होता है, अर्थिंग का कलर होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन। अब इसको याद करना बहुत ही आसान है ना। लाइव, लाइव मतलब डेंजर, डेंजर का कलर क्या होता है सर, रेड। अर्थ, अर्थ मतलब हरियाली, है ना, मतलब ग्रीन। समझ में आया। न्यूट्रल का याद रखना, ब्लैक, ब्लैक न्यूट्रल सभी में चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से होता है सर डोमेस्टिक वायरिंग। यहाँ पे इसी को समझाया गया है। फ्यूज एक बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, इसमें करंट आ गया सर इलेक्ट्रिक केटल में, है ना, इसने हाथ लगाया तो इसको शॉक लगा। ठीक है, अगर इसमें अर्थिंग प्रोवाइड होती है तो इसको शॉक नहीं लगता। अर्थिंग सीधा किसको प्रोवाइड होती है, मेटल बॉडी को, जिससे आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, और यहाँ पे लगा हुआ है अर्थिंग। ठीक है, और अर्थिंग किसको लगा है, मेटल के सरफेस को। अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे कोई भी सरफेस पर हाथ लगाएगा तो करंट नहीं लगेगा, करंट आ भी गया तो भी। तो अर्थिंग क्या करता है, पूरे करंट को अर्थ के अंदर डाल देता है, जिससे आप सेफ रहते हो, है ना। 3 पिन प्लग आपने देखा ही हुआ है। 3 पिन में ध्यान से देखना, ऊपर वाले चीज को देखना, है ना। ये जो होता है ना बेटा, ये अर्थिंग होता है। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। लाइव रेड रहेगा अंदर का वायर, ठीक है, और न्यूट्रल कैसा रहेगा सर, ब्लैक। अर्थिंग कैसा रहेगा सर, ग्रीन। ठीक है, पर सबसे पहले जब आप, है ना, इन दोनों को पहले डाल ही नहीं सकते। आप जब डालने जाओगे ना, तो सबसे पहले ये अंदर जाएगा। ठीक है, प्लग में सबसे पहले ये जाएगा सर। तो अर्थिंग को बनाया ही ऐसा गया है कि ये थोड़ा सा मोटा भी रहेगा और थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा इन दोनों से, ताकि सबसे पहले सेफ हो आप। ठीक है, सबसे पहले अर्थ ही नहीं जाए अंदर। ठीक है, चलो आपके लिए ही होता है सर। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया गया बेटा। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, हमको जनरली एक्सीडेंट से बचाती है। तो एक्सीडेंट मतलब क्या, है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में करंट ज्यादा आता है या ओवरलोडिंग होती है। देखो, दो केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ठीक है, आपके घर में दो वजह से करंट ज्यादा आ सकता है। एक तो है सर शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है सर, शॉर्ट सर्किट। सेकंड है सर ओवरलोडिंग की वजह से। किससे, ओवरलोडिंग की वजह से। देखो, डिवाइस में करंट कब आता है, सरफेस के, किसी भी डिवाइस के सरफेस में करंट कब आता है, ठीक है, जिसमें आपको अर्थिंग का काम पड़ता है। तो या तो सर उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या तो क्या होता है, ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब जाते हैं ना, ये लाइव और ये न्यूट्रल, तो कभी कभी क्या होता है कि इनके ऊपर की कोटिंग निकल जाती है, और गलती से कहीं ना कहीं ये वायर है ना, ऐसे टच में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, ऐसे टच में आ जाते हैं। और जैसे टच हुए, तो ये जो सर्किट जो बड़ा था, है ना, टच होने के बाद सर्किट कैसे होगा, यहीं से घूम गया सर, तो सर्किट क्या होगा, शॉर्ट हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, कि कहीं ना कहीं लाइव और न्यूट्रल वायर टच में आ गए सर। और कहीं ना कहीं जब ये लाइव और न्यूट्रल वायर टच में आते हैं ना, तो वहां पे, है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी निकलती है, जिससे आग लग सकती है या करंट सरफेस पे आ सकता है ना। और अगर आपने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं यूज किए, ठीक है, वहां पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं यूज किया, तो उस केस में सर फायर लग सकती है, सर आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखो ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है। ओवरलोडिंग मतलब, ओवरलोडिंग, है ना, तो जहां पे करंट ज्यादा आ जाए, ओवरलोड हो जाए, जहां पे करंट ज्यादा आ जाए। तो जनरली ओवरलोडिंग होती कब है, तो ओवरलोडिंग होती है सर समर में, है ना, गर्मी में। गर्मी में हम लोग क्या करते हैं पता है, सभी डिवाइस शुरू कर देते हैं। फ्रिज एकदम शुरू होता है सर, एकदम फुल पावर में, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, है ना, एसी, पूरी एसी शुरू रहती है सर, फैन सब 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 शुरू होता है।
तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जब सभी डिवाइसेस शुरू है तो सभी डिवाइस को सर करंट चाहिए, तो करंट क्या करता है सर, मीटर से ज्यादा करंट अंदर खींचता है, ठीक है। तो जब सभी डिवाइसेस करंट अंदर खींचेंगे तो उस केस में क्या होता है सर, करंट ज्यादा आता है, और करंट अगर ज्यादा आ गया तो हमारे सभी डिवाइसेस क्या हो जाएंगे सर, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फ्यूज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, है ना, अर्थिंग भी होना चाहिए। क्लियर है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज का सबसे ज्यादा काम पड़ता है आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, तो सभी डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये अगर ओवरलोडिंग भी हुआ बेटा, अगर ओवरलोडिंग भी हुआ, तो ओवरलोडिंग मतलब ज्यादा करंट आया, तो आपके डिवाइसेस में क्या हो गया सर, ज्यादा करंट आ गया, तो डिवाइसेस तो जल गए ना सर। जितना उसको करंट चाहिए उतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा करंट ले नहीं सकता वो, अगर आपने बहुत ज्यादा करंट दे दिया तो क्या हो गया, वो जल जाएगा, है ना, इवन फायर भी कैच कर लेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना पड़ता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, जैसे एसी है, एसी है सर, है ना, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ है सर, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है सर। तो इस केस में अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ, है ना, और शॉर्ट सर्किट से अगर ज्यादा करंट आ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना, इसके इसको ब्रेक कर देगा, है ना, इसको क्या करेगा, ब्रेक। तो ब्रेक करने से सर करंट अंदर आएगा नहीं, तो ये डैमेज होगा क्या, नहीं होगा सर। तो ये सर सेफ्टी डिवाइस है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज घर के बाहर तो होता ही है, घर के अंदर भी होता है, और हर डिवाइस के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो जो महंगे महंगे डिवाइस, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, अब तो इनबिल्ड फ्यूज आते हैं, इनबिल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज आते हैं, क्योंकि उनको पता है सर एक्सीडेंट कैसे भी कभी भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर डिवाइसेस को फ्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। फिर से देखो बेटा, सपोज अगर टीवी है, टीवी है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया हमने। अगर सर ओवरलोडिंग हुआ, आपने सभी डिवाइसेस शुरू कर दी है ना, और सभी डिवाइस शुरू है तो करंट ज्यादा ही आएगा सर्किट में से, है ना, मीटर में से ज्यादा करंट आ गया, और ये ज्यादा करंट कहां से गया सर, टीवी से। तो टीवी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। पर हमने क्या किया सर, बीच में क्या किया, हम भी तो समझदार है, हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाने के बाद क्या होगा, है ना, जैसे ज्यादा करंट इसमें से गया तो क्या करेगा, ये इस सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक करने से करंट आगे नहीं जाएगा, और ये डिवाइस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो सर फ्यूज तो डैमेज हो गया ना सर, नुकसान तो हुआ हमारा। अरे लेकिन ये हजारों लाखों के डिवाइस से अच्छा है कि आपका 20-50 रुपए का फ्यूज नुकसान हो। और आजकल जो फ्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो फ्यूज है ना, ये सिर्फ कनेक्शन तोड़ता है, खुद खराब नहीं होता, है ना। ये क्या करेगा, सिर्फ कनेक्शन है ना, ऐसा रहेगा ना कनेक्शन, ऐसा रहता है कनेक्शन, ये कनेक्शन तोड़ देता है। फिर क्या करो आप, वापस से फ्यूज को, है ना, आप उसको कनेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपने बटन ऊपर किया, कनेक्शन क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो इससे आपका फ्यूज में नुकसान नहीं होगा, जिसको हम एमसीबी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो अब तो ये रीयूज वाले आ गए सर, वापस से आप फिक्स कर सकते हो उसको, है ना। पर ये सेफ्टी डिवाइस है सर, है ना, इससे आपकी जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सेफ होते हैं, इवन आप भी सेफ होते हो, ज्यादा करंट नहीं जाएगा, तो होम अप्लायंस तो सेफ रहेंगे, है ना, जिससे हम भी सेफ रहेंगे सर। कैसे, अगर ज्यादा करंट आ गया बेटा, ठीक है, सब डिवाइस उड़ गए, तो स्पार्क हो सकता है, जिससे आग लग सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जो हार्मफुल है हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है सर। और मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्यूज किस में लगा हुआ, लाइव वायर में, देखा है हमने, ये सेफ्टी डिवाइस है, इससे दिखाया गया इलेक्ट्रिक फ्यूज पे, देखो ब्रेक होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अब इस तरीके से फ्यूज आते हैं, ठीक है, क्लियर है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, वापस से लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इसके ऊपर सैंपल प्रॉब्लम है। सैंपल प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे क्या बताया, पावर बताया हुआ है, पावर कितना बताया, 2 किलोवाट, है ना, और इसको 2 किलोवाट को हम 2000 वाट भी ले सकते हैं। वोल्टेज बता दिया इसने 220 वोल्ट, है ना। और इसके लिए जो करंट चाहिए हमको, करंट कितना चाहिए सर, 5 एम्पियर। लेकिन
अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि इसमें करंट ये इससे कितना आ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो आई की वैल्यू कितनी होगी सर, P अपॉन V। आप P कितना है, P है 2000 डिवाइडेड बाय 220, 1010 कैंसल, ठीक है। तो ये वैल्यू नियर अबाउट 9.09 एम्पियर आ जाएगी। तो मतलब इस डिवाइस में करंट इतना आना चाहिए, पर आ कितना रहा है, 9.09 एम्पियर। तो क्या होगा, जब इतना करंट आएगा, हमको चाहिए इतना, पर आ कितना रहा है, इतना, तो करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में फ्यूज लगा होगा, है ना। उस फ्यूज में रीडिंग कितनी है, 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर तक का करंट आ सकता है। और जब इतना करंट एंटर करने जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से करंट अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, और वो डिवाइस बच जाएगा अगर फ्यूज लगा है तो, ठीक है। तो आप ऐसा बता सकते हो कि इसमें क्या होगा कि ज्यादा करंट आ रहा है, जिसकी वजह से फ्यूज क्या होगा, फ्यूज क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट को अंदर नहीं आने देगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। उसके आप प्रिकॉशंस दिए हैं, प्रिकॉशंस कैसे कैसे दिए हुए कि इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेस अ लाइव वायर और इफ इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट्स इन द हाउस, ठीक है, द मैन स्विच शुड बी टर्न ऑफ एट वंस सो एज टू कट द, ठीक है। तो जनरल डिवाइस हमको पता है सर कि गीले हाथों से, है ना, स्विच को टच नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप वायरिंग के साथ कुछ भी करो, है ना, तो आपको स्लीपर पहनना है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग करना है सर, फ्यूज यूज करना है, यही सब सेफ्टी प्रिकॉशन दिए हुए हैं उसके, तो ये सब हमको फॉलो करना है, ठीक है। आपको जनरली उस चीज को हैंडल मत करो, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन से वो आके हैंडल करेंगे, या आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपर प्रिकॉशन से करो, स्लीपर पहनो, रबर यूज करो, ठीक है, वुड यूज करो ताकि आपको शॉक ना लगे, है ना, गीले हाथों से, वेट हाथों से टच मत करो, समझ में आया, फ्यूज यूज करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, पढ़ो, और कुछ डाउट आता है, कोई टॉपिक अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।